हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का लेक्चर 3। लेक्चर 2 में हमने बोर्ड में जितना मैट्रिक्स आता था वो कंप्लीट कर लिया था। तो मैट्रिक्स का जो असाइनमेंट आपका मैट्रिक्स लेक्चर 2 तक कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर 3 में कुछ बेसिक डेफिनेशन और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेक्चर 3 में हम मेनली डेफिनेशंस के बारे में ही बात करेंगे और कुछ एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 3 में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैट्रिक्स में हमने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, तो उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है। ठीक है, उनकी बात करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज क्वेश्चन है कि इफ मैट्रिक्स बी इज गिवन ए बी सी डी देन प्रूव दैट बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी बी इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी आई टू। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, लेक्चर 2 से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेक्चर 3 का इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो देखो, सबसे पहले क्या निकालना है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के लिए क्या करें, बी स्क्वायर को मैं लिखता हूँ बी इंटू बी। अब बी इंटू बी निकालना है तो लिखूंगा ए बी सी डी, तो इधर ए बी सी डी। ठीक है, तो देखो बी स्क्वायर के लिए क्या आएगी, देखना फर्स्ट कॉलम से ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी सी। ठीक है, अब आएगी ए बी प्लस बी डी। ठीक है, ए बी प्लस बी डी। इधर कितनी आएगी, ए सी प्लस सी डी, और इधर कितनी आएगी, बी सी प्लस डी स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर कोई डाउट? अब हम एक काम करते हैं, ये चीज़ निकाल रहे हैं, ए प्लस डी इंटू बी। ठीक है, तो देखो ए प्लस डी इंटू बी निकालते हैं। तो देखो ए प्लस डी बाहर लिखता हूँ और बी मैट्रिक्स लिखता हूँ। ठीक है, ए प्लस डी का प्रोडक्ट मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ अगर हम करेंगे तो इधर देखना ध्यान से आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए डी, ए बी प्लस बी डी। ठीक है, ए सी प्लस सी डी और ए डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे एलएचएस में जो जो कंपोनेंट हमें निकालने थे वो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब स्टार्ट करते हैं एलएचएस से और वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एलएचएस आता है नहीं आता है, ऑब्वियसली आ ही जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी, बी की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, एलएचएस में लिख रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी। ठीक है, अब तो बी स्क्वायर की वैल्यू डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी सी और ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, जो वैल्यू भी हमने पुट की, और माइनस दिस, तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए डी। ठीक है, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी। ठीक है, और ए डी प्लस डी स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर कोई दिक्कत, जस्ट हमने वैल्यू पुट की है। अब दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन करना है। तो देखो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्सट्रैक्शन करते हैं, दोनों का ऑर्डर इक्वल है तो कोई इशू नहीं है। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, बी सी माइनस ए डी। अब देखेंगे सेकंड एलिमेंट में ए बी से ए बी कैंसिल और बी डी से बी डी कैंसिल, तो बचा 0। अब ये लिखा है ए सी से ए सी कैंसिल, सी डी से सी डी कैंसिल। ठीक है, बी सी माइनस ए डी। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि अगर इस मैट्रिक्स में से बी सी माइनस ए डी कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 1 0 0 1। अब यहाँ पे अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है I2 लिखा हुआ है, I2 का मतलब ये है
कि 2x2 मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो इसे लिख सकते हैं BC माइनस AD, ये ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि I2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब डायगोनल में 2 2 आ जाएंगे, I3 लिखा हुआ है इसका 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, जस्ट इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं कल के लेक्चर पे ही बेस। ठीक है, उसके बाद फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में आगे दूसरे मेथड से भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 1 0 2 -1 -3 4, ठीक है, इंटू A इज इक्वल टू 1 -4 3, ठीक है, -2 माइनस का 10 और 6 और 13 20 और माइनस का 9। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिया हुआ। अब ऐसा दिया हुआ इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड। हाँ, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। अब ये मैट्रिक्स तो है, हमें पता है। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर पर डिफाइन कर लें तो अंदर के एलिमेंट की बात कर लेंगे। हमें एक्चुअली क्या मैट्रिक्स A फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके ऑर्डर की बात करूँगा तो ये होगा 3/2। ठीक है, अब इसके ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो इसका ऑर्डर है। ठीक है, अब देखो पहले तो बात की प्रोडक्ट होके कुछ निकल रहा है, इसका मतलब ये और ये एलिमेंट इक्वल होगा। इसके कॉलम फर्स्ट रहेगी रो। ठीक है, तो अगर मैं A का ऑर्डर मानता हूँ R × C या M × N, ठीक है, तो यहाँ से M के वैल्यू पता है 2। अब देखो M के वैल्यू 2 आ गई, अब 3/3 का आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। ठीक है, A का ऑर्डर पता है क्या? अब ऑर्डर पता चल गया तो A जो मैट्रिक्स है उसमें मैं कुछ रैंडम एलिमेंट ले लेता हूँ। लाइक दैट, जैसे मैं लिखता हूँ, सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ मैट्रिक्स 2 -1 -3 4। अब A को 2/3 का है ना, ठीक है, तो मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ A B C D E F। 2/3 2 और 3 कॉलम, हमने रैंडम एलिमेंट ले लिया। अगर इनकी वैल्यू पता चल जाएगी तो मैट्रिक्स से पता चल जाएगा हमें। अब देखो इधर भी रिजल्टेंट में कुछ है लिखा हुआ है। ठीक है, 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 और -9। हमारा बस टास्क इतना सा है कि हम इसकी वैल्यू पता करेंगे। कैसे करें? दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इसके इक्वल करेंगे। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था वहीं से। अब देखो इसका प्रोडक्ट करता हूँ तो कितना है A या, ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या कितना है B, इसका प्रोडक्ट क्या कितना है। अब देखो ये कितना है 2A - D, 2A - D, 2B - E और 2C - F, -3A + 4D -3B + 4E और -3C + 4F। ठीक है, अब देखो ज़्यादा अपन लफड़े में पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, मैट्रिक्स से फिर ये लिखा हुआ है ओके ठीक है। अब देखो सीधा सा जो इजी और कंपेरेबल दिख रहा है ना मेरे को, वो कंपेयर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब कंपेयर में सबसे अच्छा दिख रहा है A B और C की वैल्यू मेरे को डायरेक्ट पता है। A B और C की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -4 और C की वैल्यू 3। अब A B और C की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करूँगा A B तो D E और F की वैल्यू आ जाएगी। जैसे D E और F की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा काम हो गया ना। नीचे रेंज मतलब नीचे रेंज मतलब है क्या, बस शुरू से पता चल जाएगा।
यही तो लिमिट पता करते थे, ठीक है। एक और जो मेथड है वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो बहुत अलग चीज़ है, अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हमारे पास इजी वे अवेलेबल, इजी में बात करेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे तो आसान सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, और भी अगर मैट्रिक्स पे कोई क्वेश्चन डाउट आए तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज जो हमारी है, ठीक है। जैसे हमने कुछ पॉइंट लिखे थे, जैसे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज लिखी थी, तो उस प्रॉपर्टीज में ही कुछ आगे, जैसे मैंने सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये बताई थी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी किसी केस में ए बी और बी ए इक्वल आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पेशल केस है, ठीक है। हर जगह पे अप्लाई नहीं होगा, कभी कभी 2% 5% क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन दे कॉल्ड commute matrix, they are commute to each other, ठीक है। they called commute matrix या they are commute to each other, ठीक है। और अगर if AB is equal to माइनस का AB, माइनस का ये कुछ भी आ सकता है रिजल्ट में, ठीक है। तो ये जो चीजें कम्यूट की जाएगी, तो ये की जाएगी एंटी कम्यूट। देखो इन छोटे छोटे वर्ड पे कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, इस वजह से हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर वर्ड एक बार देख लिया तो हमेशा माइंड में रहेगा, इस वजह से हम कुछ चेंज नहीं कर रहे। वर्ड एक बार अगर देख लिया ना आपने, माइंड में रहेगा, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँ एक प्रॉपर्टी पे, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसे दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है। इफ दे आर कम्यूट, और दूसरा क्या होगा, एंटी कम्यूट। अब देखो अगर एक दूसरे से कम्यूट करती है तो इसका आंसर जो होगा ना, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर एंटी कम्यूट होगी तो इसका आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कैसे, अगर डाउट है ये चीज तो देखो क्या किया, इस चीज को मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बीच में लगा हुआ है, देखो डॉट क्रॉस की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे बस सीधा सा मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लिखा हुआ a इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस, ठीक है। अब देखो अगर कम्यूट करती है तो ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर, ए बी और बी ए बराबर, तो 2ab लिख दिया आपने। ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ठीक है, डिस्कशन करते हैं इसी के ऊपर। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना कम्यूट, एंटी कम्यूट में, ठीक है। फाइंड ऑल द मैट्रिक्स विच कम्यूट टू, ठीक है, ए की वैल्यू है 1,1,0,1, ऐसी सारी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर दी है जो इसके साथ कम्यूट करती है, मतलब इसके साथ किसी का प्री और पोस्ट प्रोडक्ट करेंगे तो सेम आंसर आएगा। देखो ये जो होता है, ए के बाद में प्रोडक्ट भी लगाए, ए के पहले भी लगाए, पहले लगाने को हम कहते थे प्री और बाद में लगाने को पोस्ट, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि लिखा हुआ है कि प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो हमें पूछा गया है कि ऐसी मैट्रिक्स बताओ
तो इसका कंप्यूट करें। तो लेट सपोज हम बी ले लेते हैं 2/2 का लेना पड़ेगा क्योंकि ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल कराने। तो देखो बी में ले लेता हूँ ए बी सी डी रैंडम एलिमेंट। अब देखो हमें क्या कहा गया है, ए बी और बी ए इक्वल होने चाहिए, सही बात है, ए बी और बी ए इक्वल होने चाहिए। तो ए बी लिख देता हूँ मैं 1 1 0 1। देखो अब अगर एक चीज ध्यान से देखोगे तो मैं ब्रैकेट पहले रेक्टेंगल लगा सर्कल, कोई से दोनों ब्रैकेट स्टार्टिंग में बात की थी हमने, कोई से ब्रैकेट लगा सकते हैं। हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत, देखो दोनों साइड प्रोडक्ट करते हैं, एक पहले एक साइड कर लेते हैं फिर दूसरे साइड बात करते हैं। तो देखो ये आ रहा है ए प्लस सी, ठीक है, क्या आ रहा है बी प्लस डी, ठीक है, बी प्लस डी तो बी प्लस डी। अब ये क्या है सी और ये क्या है बी, हाँ यहाँ पे करो डी डी डी, ठीक है। अब देखेंगे, अब देखो ये क्या है ए, ठीक है, अब ए आ गया, अब ये क्या आएगा ए प्लस बी, होगा कॉलम से, ठीक है। इधर कितना है सी, इधर कितना है सी प्लस डी, इसका सी प्लस डी। अब अगर थोड़ा सा मैं कंपैरिजन देखूं, देखो थोड़ा सा मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ ए प्लस सी ए के बराबर है, तो देखो ऑब्वियसली यहाँ से दिख रहा है सी की वैल्यू 0, सी प्लस डी सी के बराबर है। तो एक चीज तो मेरे को पता चल गया सी की वैल्यू 0, अब सी की वैल्यू 0, ठीक है। अगर सी की वैल्यू 0 तो तीन चीजें तो इक्वल होगी, ठीक है। अब एक और पता चल रहा है, देखो सी की वैल्यू 0, ए प्लस बी और ए प्लस ये बी प्लस डी और ए प्लस बी दोनों इक्वल होना चाहिए। देखो अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस डी, तो बी से डी कैसे, तो ए इज इक्वल टू डी। अब अगर कम्यूट मैट्रिक्स लिखूंगा इसके साथ, तो देखना ये चीज 0, सी की वैल्यू 0, यहाँ पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे आएगा और ये एलिमेंट बिल्कुल फ्री है, कुछ भी आ सकता है। इसके साथ जो भी मैट्रिक्स कंप्यूट करेंगे, सपोज ए की वैल्यू 2 है तो 2, यहाँ पे कुछ भी 0, ये कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट करने की स्पेशल कंडीशन ये है कि यहाँ पे 0 आना चाहिए और दोनों एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक। हर मैट्रिक्स वाइज डिफर करेगी कंडीशन, क्वेश्चन वाइज डिफर करेगी, ठीक है। अभी छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, ठीक है, कोई हेडिंग नहीं डालेंगे, हम बस करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। देखो वैसे चीज हम पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, ठीक है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं, थ्योरेटिकल में हमने देखा नहीं है। जैसे देखो मैं यूँ कह रहा हूँ ए स्क्वायर, मैं लिखता हूँ ए डॉट एफ, कोई दिक्कत नहीं। सेम ऐसे ही अगर ए क्यूब को मुझसे कहा जाए तो ए क्यूब को ऐसे में लिख सकता हूँ ना, ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऐसा लिखूंगा ए इंटू ए डॉट ए, तो दिक्कत, ठीक है। अब प्रोडक्ट में हमने देखा था कि ये एसोसिएटिविटी का फॉलो करता है, तो क्या करेंगे ए डॉट ए, तो इसका मतलब इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें सेम, ठीक है ना। और अगर यही चीज मैंने कल बताया था शायद तक नहीं बताया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी देखते हैं। फॉर यूनिट मैट्रिक्स अगर मैं बात करूँ, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, तो आई स्क्वायर आई के बराबर होगा, आई की एनी इंटीजर पावर आई के बराबर होगा, या फिर एनी नेचुरल नंबर पावर आई के बराबर।
आई की पावर कितनी भी लगाओगे हमेशा आई होगा, मतलब आई का कितनी बार प्रोडक्ट करोगे हमेशा आई आएगा। ठीक है, एक और चीज, किसी भी डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स की पावर 0 लगाओगे तो आई आएगा। देखो सीधी सी बात, आई के 1 होगी। और बिल्कुल ये एक रूल इसका भी पालन करते हैं, इसको भी फॉलो करता है, ए की पावर m a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस n, वैसे में पावर n। हाँ, यहाँ पे इन सब में कोई दिक्कत नहीं, देखो बिल्कुल नंबर्स की तरह रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उन डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। देखो इन डेफिनेशन के बारे में ये कहूँगा याद रखो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, पर वर्ड में कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन करना है इसके ऊपर, और वर्ड में कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, इनके नाम में तो मैं यहाँ पे टॉपिक डाल रहा हूँ डेफिनेशन से, बस इन डेफिनेशन को याद रखना है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इनके ऊपर। ठीक है, पहली डेफिनेशन में पहला जो वर्ड है वो है आइडेम्पोटेंट। मैट्रिक्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? पोटेंट या पोटेंट, P-O-T-E-N-T। अब देखो क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर पावर 2 लगाई जाए और वापस सेम मैट्रिक्स रिपीट हो जाए तो वो चीज़ क्या आती है? आइडेम्पोटेंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 2 -2 -4 -1 -3 4 1 -2 और 3। एक्चुअली जेई में क्या होता था, पहले कोई सी भी रैंडम मैट्रिक्स दे दी जाती थी, उसके बाद ये पूछा जाता था कि 4 ऑप्शन 4 नाम दिए जाते थे, इनमें से ये मैट्रिक्स कौन सी है। तो इसका अगर इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते वापस ए आ जाता तो आइडेम्पोटेंट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करके देखो आ जाएगा। ठीक है, बस याद रखना। ठीक है, बी, ठीक है, निलपोटेंट। देखो इसमें समझाने वाली चीज कुछ नहीं, बस जो टर्म सीखे हुए बोलना है। ठीक है, कोई सिंबल नहीं, कुछ भी नहीं। देखो अगर किसी भी मैट्रिक्स की पावर कोई सा इंटीजर नंबर लगाई जाए और वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ये चीज मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। जब तक कि देखो कि a की पावर p-1 0 नहीं हो, नॉट इक्वल टू 0। अब देखो मैंने क्यों कहा, क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स a, ठीक है, लेट कोई मैट्रिक्स a है, मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, a³ आपका 0 आ गया। ठीक है, अब इसे अगर मैं फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो a की पावर 4 भी 0 आएगा, a की पावर 5 भी 0, a की सारी पावर 0 आ जाएगी। पर जो लिस्ट वैल्यू आई है p की या पावर की कितनी आई? 3। ठीक है, लेकिन लिस्ट वैल्यू 3 में कब कहूँगा? जबकि a की पावर p-1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a की पावर 2 0 नहीं आएगा, 2 0 नॉट इक्वल टू 0 आएगा, a की पावर 3 0 आएगा, उसके आगे कंटिन्यूस होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो कहलाता है, ठीक है, तो ये जो कहलाता है, ये जो p कहलाता है, p को बोलूँ ये कहलाता है p इज, ठीक है, p इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। हाँ ठीक है, कोई एग्जांपल नहीं, अपना पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल बॉडी लेक्चर में करके। ठीक है,
अब इसके बाद थर्ड है पेरियोडिक मैट्रिक्स। पेरियोडिक फंक्शन पढ़े थे? बस बिल्कुल पेरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन ये है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड पेरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए की पावर, ठीक है, ए की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए, जहां पे k बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब क्या है कि वही मैट्रिक्स रिपीट होने लग जाएगा। जैसे ए क्यूब वापस ए आ गया, तो ए का पीरियड 2 हो जाएगा, 2 के बाद रिपीट हो रही है ना। ए क्यूब ए आ गया तो कितने टाइम बाद रिपीट होगी? 2। ऐसे ए की पावर 5 वापस ए आएगा, ए की पावर 7 वापस ए आएगा, पेरियोडिक मैट्रिक्स चलती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना, पीरियड ऑफ null matrix is not defined। क्या ये जो पेरियोडिक मैट्रिक्स होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में वर्क करेगा। ठीक है, मैंने ये बोला था कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो पेरियोडिक मैट्रिक्स तब होगा जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा, क्योंकि ये जो इसे बात कर रहे हैं ना स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, डी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स मैंने लिखा था पीरियड ऑफ नल मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड। नल मैट्रिक्स की पावर कुछ भी लगाओ हमेशा वही आएगा, नल ही आएगा। ठीक है, तो देखो इनवोल्यूटरी सबसे अच्छी चीज है। देखो किसी भी मैट्रिक्स की पावर 2 लगाओ, अगर आई आ जाए तो इनवोल्यूटरी है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा इन्वर्स वाला देखना चाहो सीन, वैसे अपन इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे, बस नेक्स्ट लेक्चर इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर ए स्क्वायर को आई कह रहा हूँ तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब ए इंटू ए को मैं आई कह रहा हूँ। सीधी सी बात, इधर देखो तो कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है या कोई नंबर है, ठीक है, उसके साथ किसी को प्रोडक्ट किया है और रिजल्टेंट क्या है 1, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। ठीक है, तो ये जो इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक है, तो इनवोल्यूटरी की एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स विच इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। एक मैट्रिक्स जो खुद का इनवर्स होती है वो इनवोल्यूटरी पे जाती है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, कि इफ या क्वेश्चन का जो एग्जांपल है, इफ आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट या शो दैट, ठीक है, शो दैट A is an involutory matrix। ठीक है, अब सॉल्व कर दे। देखो प्रोडक्ट करेंगे कितना है, आई इंटू आई करेंगे ना, ठीक है, माइनस आई इंटू ए प्लस ए इंटू, ठीक है, आई इंटू आई इंटू ए, आई के साथ किसी का प्रोडक्ट करेंगे ए इंटू आई ए, ठीक है, और माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो ए स्क्वायर की आई के इक्वल हो गया यूनिवर्सिटी। सेम ऐसे इसी के जैसा एक और है,
ठीक है। सेम इसी के जैसा एक और है, उसका नाम है ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल जब अपन कर्व्स की बात करेंगे और अलग बात होगी, यहाँ पे कुछ हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था, ए का ए के साथ ले रहे थे, प्रोडक्ट ले रहे थे, तो क्या आता आई। यहाँ पे क्या करेंगे, ए का ए के ट्रांसपोज के साथ क्या आएगा आई, या फिर ए के ट्रांसपोज का ए के साथ। यही कुछ डेफिनेशंस थी आपकी। ठीक है, यही कुछ डेफिनेशंस थी, तो अभी कंटिन्यू करिए। ठीक है, हाँ इसमें कोई डाउट? बस ये जो वर्ड है ना, वर्ड ध्यान रखना, अगर वर्ड भूल गए तो इधर का उधर मिक्स होकर जाएगा। ठीक है, वैसे लेक्चर सेकंड तक ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर ये क्या, ये वर्ड कभी बार दिक्कत कर देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करें। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लें, थोड़ा सा मैट्रिक्स से हट कर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का, और डेफिनेशन पे बेस है और न्यूमेरिकल कह सकते हो। डेफिनेशन पे बेस है, अच्छा न्यूमेरिकल। तो लिखता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, which follow such condition। ठीक है, सच कंडीशन, कुछ कंडीशन लिखी हुई है। स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे चाहो तो लिख लेना ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है ना, ऑर्डर एन का मतलब एन बाई एन का। ठीक है, सबसे पहले लिख रहा हूँ एल, एल लिख रहा हूँ। ठीक है, विच फॉलो सच कंडीशन, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड, एक काम करता हूँ, फाइंड एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो मैं एक्स से स्टार्ट करूँ। एक्स क्या है, एक्स क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इफ ए इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, वाई मैक्सिमम, देखो बिल्कुल सेम, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। देखो अगर डेफिनेशन याद होगी ना सब कुछ। ठीक है, जेड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। इफ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो मेजर कॉलम में भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सॉल्व करके। इक्वेशन हो गया, इक्वेशन की तरफ है। ठीक, आंसर बहुत इजी है इसका। हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मैक्सिमम नंबर, एक से बात की स्टार्ट करना स्टार्ट कर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज या एलिमेंट इफ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, अपर एंड लोअर। तो हम कोई सा भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर मैं कोई सा भी लेता हूँ तो ये डायगोनल। ठीक है, एक सबसे अच्छे से पहले हम देखो ये बताओ कि एन बाई एन का है। ठीक है, एन बाई एन का कोई है, मैं एन को 2 3 को कुछ भी ले रहा हूँ, एन ही रहे। सबसे पहले ये चीज़ बताओ कि डायगोनल के एलिमेंट होंगे कुछ। ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे डायगोनल के? डायगोनल के एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन का, इसके डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे? एन 3 बाई 3 में 3 होते हैं, 2 बाई 2 में 2 होते हैं।
तो n बाई एन में n, तो डायगोनल के एलिमेंट n। अब अपर डायगोनल मतलब अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर में ऊपर के 0 और लोअर ट्रायंगुलर में नीचे के 0, ठीक है। अब अगर ये बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हम लेट सपोज ऊपर के एलिमेंट 0 मानते हैं, ऊपर के एलिमेंट 0 मानते हैं, तो एक तो एलिमेंट 0 हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब जो होंगे कुछ भी होंगे मे भी 0 भी होंगे, लेकिन हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो इसका मतलब कुछ और डिफरेंट ही होगा। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो एक एलिमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे, ठीक है। ये चलते मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे n टाइम्स, और एक 0 भी है ना, हमने कहा था ना एक 0, तो देखो ये क्या हो गया 1 + 2 +, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा, ये तुम्हारा ठीक है। ठीक है, ये क्या है x के वैल्यू। अब y के देखते हैं, ठीक है। y के लिए देखें या फिर एक काम करें, पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात है तो z की देख लेते हैं, आगे पीछे कोई भी दिक्कत नहीं। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो उधर वाले एलिमेंट जो है सीधी सी बात है। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, देखो n के डायगोनल हो गया, ठीक है। इससे पीछे वाली जो वैल्यू होगा वो n - 1 होगा, n - 2, n - 3, 1 तक जाएगा। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 1 + 2 + 3 + n - 1। मतलब इसमें डाउट। अब y की बात करते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल के अलावा बाकी सब 0, डायगोनल के अलावा बाकी सब 0, तो इसका मतलब डायगोनल कितने एलिमेंट है n, तो n के होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इफ डायगोनल इज मैट्रिक्स, इफ डायगोनल मैट्रिक्स तो डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे n। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पूछा है ना, एक डिफरेंट एलिमेंट 0 भी होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। देखो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हाँ ये हमने सॉल्व किया है, सॉल्व तो करना पड़ेगा, मैथ्स तो लगेगी, पर अप्रोच होना चाहिए। हाँ इसमें कोई डाउट, हाँ वो जो भी लिखोगे बाद में सबमिशन करके लिखते हैं। देखो मैट्रिक्स का काम यहाँ तक था, उसके बाद कोई सी मैथ्स लगाओ। मैट्रिक्स में बहुत सी बार, ठीक है, मैट्रिक्स में बहुत सी बार जो पैसेज बनता है और मैट्रिक्स में क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन टफ हो जाता है, ठीक है। वैसे कहा जाता है मैट्रिक्स की टॉपिक में कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा है, CBSE वगैरह आता है, आई थिंक जी इफ a is equal to 3 - 4 1 - 1, then show that, ठीक है। जेई में क्या था, 4 ऑप्शन, 1 + 2n माइनस का 4n n 1 - 2, then show that a की पावर n is equal to, ठीक है। हाँ ठीक है, CBSE में है, NCERT में मिल जाएगा तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन, आई थिंक यही मिल जाएगा, ये इस टाइप का होगा, जेई में पूछा जाएगा। तो देखो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम एंटाइम मल्टीप्लाई करें, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। हम बस क्या करेंगे, कुछ पैटर्न बनाएंगे। देखो ए पता है, a² निकालेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा हम ए क्यूब निकालेंगे, मैक्सिमम हम ए स्क्वायर पे ही अटक जाएंगे। स्क्वायर से आगे हम निकालना नहीं, निकाल सकते हैं, अटकेंगे तो नहीं। हम ए स्क्वायर निकालेंगे, बस एन की एक बार 1 एक बार 2 रख के वेरीफाई कर लेंगे, बस इतना सा। तो देखो ए पता है, हाँ ए स्क्वायर ठीक है, मैच कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लेते हैं मन की संतुष्टि के लिए, ठीक है। तो देखो 9 - 4 5, ठीक है। अब देखो माइनस का 12 प्लस का 4, माइनस का 12 प्लस का 4, तो माइनस का 8 आएगा। 3 माइनस का 1, माइनस का 4 और प्लस का 1, ठीक है। अब देखो अगर इसमें एन की 2 पुट करते हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। चाहो तो ए क्यूब निकाल के सेटिस्फाई करवा देना, उससे ज़्यादा हमारे लिए जाना नहीं, ठीक है। हाँ तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, वो भी सेम निकालिए, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है, देन शो दैट a की पावर n इज इक्वल टू cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस का sin n अल्फा और cos n अल्फा। तो हम ऐसे करें, सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अगर देखो ये हमारा मैट्रिक्स यहाँ पे पोर्शन खत्म हुआ। देखो वैसे मैट्रिक्स पोर्शन खत्म होने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स में हमारी कुछ चीज़ें बाकी हैं। मैट्रिक्स में हमारा एडजॉइंट बाकी है ना, और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाकी है। लेकिन पहले हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे और फिर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पाएंगे, क्योंकि उससे क्या हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे स्टार्टिंग में 2-3 दिन, 3 दिन 4 दिन, ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद फिर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स छोड़ा नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट टॉपिक लगभग 5-6 लेक्चर का होगा, ठीक है। थैंक यू।